जी बच्चों, आज हमारा चैप्टर 16 का लेक्चर नंबर 6 है और आज हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है आरएलसी सीरीज सर्किट। इसे सीरीज रेजोनेंस सर्किट भी कहते हैं। इसको सीरीज रेजोनेंस सर्किट क्यों कहते हैं ये मैं आपको जब टॉपिक पढ़ा दूंगा आपको तब मैं बताऊंगा। तो फर्ज कर ले हमारे पास सर्किट में तीनों कंपोनेंट्स हैं आर, एल और सी, और इन तीनों को हमने सीरीज में लगा दिया और इनपुट पर हमने अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का कनेक्शन कर दिया और उसकी वजह से जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई हो रही है उसकी आरएमएस वैल्यू को मैं वी आरएमएस से जाहिर कर देता हूं और करंट की आरएमएस वैल्यू को आई आरएमएस से जाहिर कर देते हैं। इससे पिछले लेक्चर्स में भी हमने पढ़ा कि सीरीज के जो सर्किट्स हैं उनमें करंट की वैल्यू बिल्कुल सेम होती है, यानी यहां भी सीरीज में तीनों कंपोनेंट्स के अंदर से एक जैसा करंट फ्लो करेगा, लेकिन टोटल वोल्टेज तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी क्योंकि सीरीज में हमने टोटल कितने कंपोनेंट्स लगाए हैं, तीन कंपोनेंट्स लगाए हैं। तो फर्ज कर ले टोटल वोल्टेज का कुछ हिस्सा रेजिस्टर के अक्रॉस आ गया, इसे मैं वी आर से जाहिर कर देता हूं। कुछ हिस्सा इंडक्टर के अक्रॉस आ गया, इसे हम वी एल से जाहिर कर देते हैं, और कुछ हिस्सा कैपेसिटर के अक्रॉस आ गया, इसे हम वी सी से जाहिर कर देते हैं। अब करना हमने ये है कि हमने इन तीनों वोल्टेजेस की जो वैल्यूज हैं उनको अलग अलग डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं, मैं रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ओहम लॉ की मदद से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हम हेडिंग लिख लेते हैं इन केस ऑफ रेजिस्टर। तो वी आर यानी वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज इक्वल टू ओहम लॉ के मुताबिक करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, यही फॉर्मूला होता है ना। तो करंट की यहां पर हम लिखेंगे आरएमएस वैल्यू। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि करंट या वोल्टेज अगर अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज है तो फिर इनकी इफेक्टिव वैल्यू यानी आरएमएस वैल्यू यहां पर मेंशन की जाएगी। तो आई आरएमएस मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की जगह आर आ गया। अब ये तो हम जानते हैं कि अगर सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर की बात की जाए तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है और रेजिस्टर के अंदर से फ्लो करने वाला जो करंट है, इन दोनों के दरमियान कोई फेज डिफरेंस नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं वी आर एंड करंट यानी आई, अगर मैं इसको मेंशन करूं तो मैं आई आरएमएस की वैल्यू भी मेंशन कर सकता हूं क्योंकि आगे चल के फेजर वेक्टर में मैंने इनकी आरएमएस वैल्यूज जितनी लेंथ ही लेनी है। तो मैं लिख देता हूं जी वी आर एंड आई आरएमएस आर इन फेज, ये दोनों इन फेज होंगे। अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की। इन केस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर के केस में हम जानते हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसे मैंने वीसी से जाहिर किया हुआ है। तो वीसी वुड बी इक्वल टू करंट यानी आई आरएमएस और साथ ऑपोजिशन की जगह आ जाएगा एक्स सी। एक्स सी क्या चीज है? इट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो मेरे पास वीसी इज इक्वल टू आई आरएमएस इंटू एक्स सी आ गया। अब हम कैपेसिटर के केस में ये जानते हैं कि कैपेसिटर के केस में कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना वो करंट से लैग करती है, या दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि करंट लीड करता है, वोल्टेज के मुकाबले में 90 डिग्री लीड करता है। तो मैं ऐसा करता हूं, मैं यहां वोल्टेज की लैंग्वेज यूज करता हूं, मैं लिख लेता हूं वीसी लैग्स द करंट, यानी करंट की आरएमएस वैल्यू अगर मैं मेंशन करूं आई आरएमएस बाय 90 डिग्री। तो ये तो हमने कैपेसिटर के बारे में लिख लिया। साथ ही साथ हम कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस है उसका भी फॉर्मूला साथ छोटे से ब्लॉक में लिख लेते हैं ताकि आगे चल के जब हम ये सारी बातें डिस्कस करें तो हमारे लिए समझना बड़ा इजी हो जाए। तो एक्स सी का फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा था 1/2 पाई एफ सी, इसको भी हमने साथ लिख लिया। अब हम बात करते हैं इंडक्टर की। इन केस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर के केस में अगर इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज वी एल है ये हमने फाइंड करनी है तो मैं ओहम लॉ के मुताबिक लिख सकता हूं वी एल इज इक्वल टू करंट यानी करंट की आरएमएस वैल्यू आई आरएमएस इंटू एक्सएल। रेजिस्टेंस यानी ऑपोजिशन की जगह यहां क्या आएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल। अब जरा गौर से सोचें, लास्ट लेक्चर्स में हमने इंडक्टर के केस में क्या पढ़ा था कि इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना वो करंट के मुकाबले में 90 डिग्री लीड करती है। कैपेसिटर के केस में तो 90 डिग्री लैग करती है ना, लेकिन इंडक्टर के केस में 90 डिग्री लीड करती है। तो हम कह सकते हैं इन केस ऑफ इंडक्टर में वी एल
लीड्स द करंट यानी IRMS बाय 90 डिग्री। तो ये कुछ बुनियादी चीजें हैं जो हम पहले पढ़ भी चुके हैं, मैंने अभी दोबारा इनको रिवाइज कर दिया। साथ ही साथ एक्सएल का फॉर्मूला भी हम लिख लेते हैं, दैट इज 2πfl। और इन दोनों फॉर्मूलों से हमें नजर आ रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है। इस वक्त स्क्रीन पे आपको तीनों का कंपैरिजन नजर आ रहा है, रेजिस्टर का, कैपेसिटर का और इंडक्टर का। अब एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि हमने इस सर्किट में आगे चल के करना क्या है, यानी पूरे लेक्चर में हमने असल में करना क्या है। इनपुट की लो फ्रीक्वेंसी, इनपुट की हाई फ्रीक्वेंसी यानी इनपुट वोल्टेज जो हम सप्लाई कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसकी लो फ्रीक्वेंसी, इसकी हाई फ्रीक्वेंसी और इंटरमीडिएट एक फ्रीक्वेंसी जिसे हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इन तीनों फ्रीक्वेंसीज के लिए हमने इस सर्किट का रिस्पांस चेक करना है। और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको वो इसी तरह से पूछता है, यानी वो कह सकता है कि डिस्कस द रिस्पांस ऑफ दिस सर्किट RLC सीरीज सर्किट फॉर डिफरेंट इनपुट फ्रीक्वेंसीज। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, यानी फॉर लो फ्रीक्वेंसी, ये हमने हेडिंग लिख ली। अब लो फ्रीक्वेंसी के लिए मुझे एक बात बताएं, यहां पर आपको ऊपर XL और XC के फॉर्मूले जो अभी अभी हमने लिखे हैं ये भी नजर आ रहे हैं। XL और XC में से लो फ्रीक्वेंसी पे कौन कम होगा? जाहिर बात है इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगी, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। सो वी कैन से दैट XL वुड बी लेस देन XC। लो फ्रीक्वेंसी पे XC की वैल्यू ज्यादा होगी और XL की वैल्यू कम होगी। अब ऊपर जो VL और VC के फॉर्मूले आपने देखे हैं, वहां से गौर से देख के बताएं, करंट की वैल्यू तो सेम है इस सर्किट में क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो अगर XL की वैल्यू XC से कम है लो फ्रीक्वेंसी के लिए, तो क्या हम ये भी नहीं कह सकते कि VL की वैल्यू भी VC के मुकाबले में कम होगी? बिल्कुल, यानी XL इज लेस देन XC, ऑल्सो VL इज लेस देन VC। ये दूसरा पॉइंट मैंने लिख दिया। ये मैं कुछ शॉर्ट पॉइंट्स लिख रहा हूं और आपने इनको मेमोराइज करना है, ये MCQs के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट है। तो XL इज लेस देन XC, VL इज लेस देन VC। अब एक और बात मुझे बतानी है आपने, लो फ्रीक्वेंसी के लिए अभी मैंने आपको बताया कि इंडक्टर बहुत थोड़ा अपोज कर रहा है, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस बहुत कम है, लेकिन कैपेसिटर बहुत ज्यादा अपोज कर रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा है। अब मुझे एक बात बताएं, क्या आप इमेजिन करें कि एक रास्ता है और इस रास्ते पे 3 गेट लगे हुए हैं और तीनों सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज का मतलब मैंने अभी आपको क्या बताया था पिछले लेक्चर्स में भी, कि करंट के फ्लो करने का रास्ता एक ही हो। तो फर्ज कर लें ये एक रोड है और इस रोड पे 3 गेट लगे हुए हैं, तीनों सीरीज में हैं, यानी एक दूसरे के रास्ते पे लगे हुए हैं। एक गेट को हम नाम दे देते हैं R, रेजिस्टर। बाकी 2 गेट्स में से एक को हम नाम दे देते हैं इंडक्टर और दूसरे को नाम दे देते हैं कैपेसिटर। अब देखिए लो फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टर तो बिल्कुल भी अपोज नहीं कर रहा। इसका मतलब यह हुआ कि इंडक्टर वाला जो गेट है वो बिल्कुल खुला हुआ है, ओपन है, लेकिन कैपेसिटर बहुत ज्यादा अपोज कर रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर वाला जो गेट है वो बंद है, वहां से गुजरने का रास्ता नहीं है। तो इंडक्टर का गेट जितना मर्जी आप ओपन कर दें, ये रास्ता तो अभी भी बंद ही है, यानी कैपेसिटर का गेट बंद है, इसका मतलब है पूरा रास्ता ही ब्लॉक है। सो वी कैन से दैट अगर इंडक्टर की रिएक्टेंस यानी ऑपोजिशन मिनिमम ही क्यों नहीं हो, लेकिन चूंकि कैपेसिटर की रिएक्टेंस बहुत ज्यादा है तो इसलिए ये रास्ता बंद ही है। तो अगर मैं कंबाइंड ऑपोजिशन यानी इंपेडेंस की बात करूंगा तो मैं कह सकता हूं कंबाइंड ऑपोजिशन यानी इंपेडेंस इज हाई। तो तीसरा पॉइंट हम लिख लेते हैं, इंपेडेंस इज मैक्सिमम। इंपेडेंस की वैल्यू मैक्सिमम होगी।
अब अगर इंपीडेंस की वैल्यू मैक्सिमम है तो जो रिजल्टेंट करंट इस सर्किट के अंदर से फ्लो करेगा वो तो मिनिमम हो जाएगा ओहम लॉ के मुताबिक, क्योंकि ब्लॉकेज मैक्सिमम है, ऑपोजिशन मैक्सिमम है, तो रिजल्टेंट करंट मिनिमम होगा। सो वी कैन से दैट फोर्थ पॉइंट पे हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट करंट इज मिनिमम। और अगर इस रिजल्टेंट करंट की वैल्यू को मैं IRMS, इसकी RMS वैल्यू को IRMS से जाहिर करूं तो मैं कह सकता हूं राइट नाउ इसकी वैल्यू मिनिमम है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो लो फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने लिख लिए। एक आखिरी बात रह गई है, उसको भी आपने गौर से समझना है। जरा गौर से सोच के बताएं कि लो फ्रीक्वेंसी पे इंडक्टर तो बिल्कुल भी अपोज नहीं कर रहा, तकरीबन ना होने के बराबर अपोज कर रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस तो बहुत कम है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि इंडक्टर सर्किट में तकरीबन एब्सेंट हो गया। और अगर इंडक्टर सर्किट में एब्सेंट हो गया तो बताएं सर्किट में अब कौन से दो कंपोनेंट्स बच गए हैं, रेजिस्टर और कैपेसिटर। इंडक्टर लगा तो हुआ है लेकिन उसके लगे रहने से या ना लगे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस वक्त तो वो अपना रोल प्ले कर ही नहीं रहा। सो वी कैन से दैट RLC series circuit behaves as resistive and capacitive, यानी RC series circuit. So लो फ्रीक्वेंसी के लिए RLC series circuit ऐसा ही बिहेव करता है जैसे सर्किट में R और C लगे हुए। RLC series circuit behaves as RC series circuit. तो ये मैंने एक ओवरव्यू आपको बताया लो फ्रीक्वेंसी के लिए। अब हम ऐसा करते हैं, फेजर डायग्राम बनाते हैं और फेजर डायग्राम की मदद से लो फ्रीक्वेंसी पे इस वक्त जो मुझे टोटल रिजल्टेंट वोल्टेज की RMS वैल्यू मिल रही है ना, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे फेजर वेक्टर के लिए सबसे पहले रेफरेंस ले लेता हूं। चूंकि करंट की वैल्यू सेम थी ना, तो ऐसा करते हैं करंट का जो फेजर वेक्टर है ना उसको हम रेफरेंस पे ले लेते हैं। तो फर्स्ट कर लें, करंट का फेजर वेक्टर हमने एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रेफरेंस के तौर पे ले लिया। अब VR और IRMS तो इन फेज थे, ये मैंने आपको रेजिस्टर के केस में बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो इसका मतलब है VR का फेजर वेक्टर भी करंट की तरफ ही आ जाएगा। अब VR का फेजर वेक्टर तो करंट की तरफ आ गया, तो अगर मैं आपसे VC के बारे में पूछूं, VC तो लैग कर रहा था ना, तो VC किस तरफ होगा, VC नीचे की तरफ होगा। इसी तरह VL लीड कर रहा था, तो VL किस तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा। और साथ ही साथ अगर आप गौर से सोचें, VL की वैल्यू VC के मुकाबले में कम थी, इसीलिए मैंने VL का जो फेजर वेक्टर है ना वो छोटा बनाया है और VC का फेजर वेक्टर इस वक्त बड़ा बनाया है। ये सारी चीजें वही है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं। अब इस वक्त तीनों वोल्टेजेस के जो वेक्टर्स हैं वो सामने हमें नजर आ रहे हैं। VR मेरी तरफ, VC नीचे की तरफ और VL ऊपर की तरफ। लेकिन VL की मैग्नीट्यूड कम है इसलिए उसकी लेंथ हमने कम रखी है। अब इन तीनों का हमने रिजल्टेंट निकालना है, तो ऐसा करते हैं, पहले VL और VC इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। देखें ये दोनों एक दूसरे के लिहाज से आउट ऑफ फेज है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, जाहिर बात है बड़े वेक्टर की तरफ आएगा। बड़ा वेक्टर किस तरफ है, नीचे की तरफ। तो इन दोनों का रिजल्टेंट मैं एक और कलर के वेक्टर की शक्ल में जाहिर कर देता हूं और उसका नाम क्या बनेगा, VC माइनस VL, क्योंकि VC बड़ा वेक्टर था, VC में से VL को माइनस किया और उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ आ जाएगी। ये हम डिफरेंट कलर्स में आपको दिखा देते हैं। अब फाइनली हमने VR और VC माइनस VL इन दोनों वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के थ्रू ऐड कर दिया। रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आता है, पहले की टेल और आखिरी का हेड। अब आप गौर करें, फर्स्ट की टेल से लेके यानी VR की टेल से लेके VC माइनस VL के हेड तक जाएं तो ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर का नाम हम क्या रखेंगे, VRMS। यानी VC माइनस VL जो है ना, इसको मैंने हेड पे रखा, VR के हेड पे रखा, VR की टेल से सीधा मैंने रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कर लिया VRMS। और यही इस वक्त टोटल सप्लाइड वोल्टेज है।
उसकी आरएमएस वैल्यू है। और आप गौर करें, इस फेजर डायग्राम से हमें समझ आ रही है कि वीआरएमएस और आईआरएमएस इनमें से लैग कौन कर रहा है? वीआरएमएस लैग कर रहा है। अगर आप पिछले लेक्चर में जो हमने आरसी वाला सर्किट पढ़ा था ना, सीरीज वाला सर्किट, गौर करें उस लेक्चर में भी सेम आईआरएमएस और वीआरएमएस का ऐसा ही रिलेशन बना था। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है कि लो फ्रीक्वेंसी के लिए आरएलसी सीरीज सर्किट आरसी सीरीज सर्किट के तौर पे बिहेव करता है। और यहां देखें फेजर डायग्राम भी बिल्कुल वैसे ही बन रही है। सो वी कैन से दैट एट लो फ्रीक्वेंसी वीआरएमएस लैग्स द करंट आईआरएमएस बाय थीटा, और इस थीटा की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी और 90 से कम होगी। अब इस ट्रायंगल की मदद से हम वीआरएमएस की वैल्यू बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल लास्ट लेक्चर्स की तरह, जिसमें हमने राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस की वैल्यू निकाली थी पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करके। तो यहां से भी वीआरएमएस का फॉर्मूला हम बना सकते हैं, वीआरएमएस का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर यानी वीआर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और यहां परपेंडिकुलर क्या है? VC माइनस VL। तो आपके पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ गया, फिर आप इस तरफ VRMS के स्क्वायर को खत्म कर दें तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा। सो VRMS का फॉर्मूला हमारे पास बन गया स्क्वायर रूट के अंदर VR का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर VC माइनस VL का स्क्वायर, और सारे का स्क्वायर रूट आ गया ऊपर। तो ये है टोटल सप्लाइड वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू। अब मैं इसी लो फ्रीक्वेंसी के लिए इंपीडेंस डायग्राम भी बनाना चाहता हूं, या इंपीडेंस डायग्राम से पहले हम वीआरएमएस जो है ना, इसी फॉर्मूला से जी यानी इंपीडेंस का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। करना हमने क्या है, सिर्फ हमने वीआरएमएस का ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें वीआर, वीसी और वीएल इनकी वैल्यूज पुट करनी है, जो हमने सबसे पहले इस लेक्चर के स्टार्ट में लिखी थी। वीआर की जगह आईआरएमएस इंटू आर, वीसी की जगह आईआरएमएस इंटू एक्ससी, और वीएल की जगह आईआरएमएस इंटू एक्सएल। और जो अंदर ब्रैकेट के अंदर आईआरएमएस है स्क्वायर के अंदर, वो बाहर आ गया। क्या बन गया? आईआरएमएस का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस आईआरएमएस का स्क्वायर इंटू एक्ससी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर। और ये जो आईआरएमएस स्क्वायर है, इसको मजीद आप कॉमन निकाल लें और स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लें, तो बाहर आके इसका स्क्वायर खत्म हो गया। फिर इसको वीआरएमएस के साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास वीआरएमएस डिवाइडेड बाय आईआरएमएस का फॉर्मूला बन गया। और वीआरएमएस डिवाइडेड बाय आईआरएमएस ये क्या है? दिस इज एक्चुअली इंपीडेंस। तो आपके पास लो फ्रीक्वेंसी के लिए इंपीडेंस यानी जी का फॉर्मूला आ गया। राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट के अंदर आप देख रहे हैं आर का स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल होल स्क्वायर, और ऊपर सारे का स्क्वायर रूट। ये है इंपीडेंस का फॉर्मूला। इसको भी हम एक खास कलर में लिख लेते हैं। वीआरएमएस का फॉर्मूला भी आपको डिफरेंट कलर्स में नजर आ रहा है, और जी यानी इंपीडेंस का फॉर्मूला भी थोड़ा सा हाईलाइटेड नजर आ रहा है। अब मैं इंपीडेंस डायग्राम भी साथ ही बना लेता हूं। अब गौर कीजिए, इंपीडेंस डायग्राम में जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि करंट वाले फैक्टर को ना लिखें, सिर्फ आर, एक्ससी और एक्सएल वगैरह आएगा। तो देखें, आर मेरी तरफ आ गया, एक्ससी नीचे की तरफ आ गया, और एक्सएल ऊपर की तरफ आ गया। और साथ ही साथ हमने यह भी देखा था कि एक्सएल की वैल्यू कम है। ये मैंने आपको शुरू में लो फ्रीक्वेंसी के सबसे पहले पॉइंट में बताया था। सो एक्सएल का जो फेजर वेक्टर है ये मैंने छोटा रखा है, और एक्ससी का फेजर वेक्टर आपको बड़ा नजर आ रहा है। तो आप इन दोनों का पहले रिजल्टेंट लें, वो एक डिफरेंट कलर में आपको नीचे की तरफ नजर आएगा एक्ससी माइनस एक्सएल, और इसको आर वेक्टर में ऐड कर दें। इसको उठा के आर वेक्टर के हेड पे रख दिया, और रिजल्टेंट वेक्टर आर की टेल से एक्स सी माइनस एक्सएल वाले वेक्टर के हेड तक आ गया। और यही जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये इंपीडेंस है। जो मैंने आपको इससे पहले वोल्टेज और करंट वाली फेजर डायग्राम बना के दिखाई, उसमें भी एंगल थीटा बन रहा था, और यहां भी एंगल थीटा उतना ही बनेगा, सेम एंगल बनेगा। तो ये हमने इंपीडेंस डायग्राम भी बना ली।
अब हम ऐसा करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी वाली बातें खत्म करते हैं और हाई फ्रीक्वेंसी वाली बात शुरू करते हैं। एट हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी में चूंकि ऊपर आपको आर, सी और एल की जो शुरू वाली बातें हैं वो भी नजर आ रही हैं, और अब आपको लो फ्रीक्वेंसी की जगह हाई फ्रीक्वेंसी में बताने लगा हूं। देखिए, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए एक्सएल का तो फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो जब फ्रीक्वेंसी हाई करेंगे तो अगर पहले एक्सएल कम था अब एक्सएल ज्यादा हो जाएगा, और पहले एक्ससी ज्यादा था अब एक्ससी कम हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के साथ इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल का डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन एक्ससी का इनवर्स रिलेशन है। सो वी कैन से दैट एट हाई फ्रीक्वेंसी एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, और अगर एक्सएल की वैल्यू एक्ससी से ज्यादा है तो वीएल की वैल्यू वीसी से ज्यादा होगी। ऊपर ओहम लॉ के मुताबिक जो आपको दोनों फॉर्मूले नजर आ रहे हैं उसमें ये चीजें बताई गई हैं। करंट तो सेम है, सो एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी एंड वीएल इज ग्रेटर देन वीसी। ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम आते हैं दोबारा उन्हीं 3 गेट्स वाली एग्जांपल की तरफ। मैंने आपको बताया था कि फर्ज कर लें एक रास्ता है और इसमें 3 गेट लगे हुए हैं एक ही रास्ते पे। एक को हमने आर का नाम दे दिया, एक को सी का, एक को एल का नाम दे दिया। तो पिछले लो फ्रीक्वेंसी के केस में कैपेसिटर वाला गेट बंद था और इंडक्टर वाला गेट खुला हुआ था, क्योंकि इंडक्टिव रिएक्टेंस ना होने के बराबर थी और कैपेसिटिव रिएक्टेंस मैक्सिमम थी। लेकिन अब उल्टा हिसाब है, अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस ना होने के बराबर है और इंडक्टिव रिएक्टेंस मैक्सिमम है। इसका मतलब है अब इंडक्टर वाला गेट बंद हो गया और कैपेसिटर वाला गेट खुल गया। तो कैपेसिटर के गेट खुलने का हमें क्या फायदा हुआ? हमें तो कोई फायदा नहीं हुआ। सो वी कैन से दैट अभी भी रास्ता बंद ही है, क्योंकि इंडक्टर का गेट बंद है। तो हम कह सकते हैं कि इंडक्टर ने मैक्सिमम अपोज करना शुरू कर दिया है, कैपेसिटर सर्किट से तकरीबन एब्सेंट हो गया है। किस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं? हाई फ्रीक्वेंसी की। सो वी कैन से दैट RLC सीरीज सर्किट बिहेव्स एज RL सीरीज सर्किट। इसी तरह अगर मैं इंपीडेंस की बात करूं तो अभी भी गेट तो बंद ही है, इसका मतलब है इंपीडेंस अभी भी मैक्सिमम ही है। तो तीसरा पॉइंट जो मैंने इंपीडेंस का लो फ्रीक्वेंसी में आपको लिखवाया था वहां भी मैक्सिमम लिखवाया था, यहां भी इंपीडेंस मैक्सिमम ही है। सो इंपीडेंस इज अगेन मैक्सिमम, और अगर इंपीडेंस मैक्सिमम है तो रिजल्टेंट करंट भी मिनिमम ही रहेगा। तो फोर्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं रिजल्टेंट करंट इज मिनिमम, और अगर करंट की आरएमएस वैल्यू के साथ हम डील कर रहे हैं वी कैन से दैट IRMS इज मिनिमम। कि हम कौन सी फ्रीक्वेंसी को डिस्कस कर रहे हैं? हाई फ्रीक्वेंसी को। अब हम हाई फ्रीक्वेंसी के लिए फेजर डायग्राम भी बना लेते हैं। देखें, अगेन करंट का फेजर वेक्टर मेरी तरफ, VR का फेजर वेक्टर भी करंट के अलोंग ही आएगा, वो भी मेरी तरफ। VL का फेजर वेक्टर अभी भी ऊपर ही आएगा और VC का फेजर वेक्टर अभी भी नीचे ही आएगा, लेकिन अब VL का फेजर वेक्टर बड़ा होगा और VC का फेजर वेक्टर छोटा होगा, क्योंकि अब हम हाई फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं और इसमें VL की वैल्यू VC से ज्यादा है। अब सबसे पहले आप VL और VC का रिजल्टेंट निकालेंगे। VL वेक्टर बड़ा है, इसका मतलब है रिजल्टेंट ऊपर वाली साइड पे आएगा, और उसको डिफरेंट कलर में मैं बना देता हूं और इसका नाम क्या होगा? VL माइनस VC, क्योंकि इस वक्त VL का वेक्टर बड़ा था। अब इस VL माइनस VC वेक्टर को उठा के VR के हेड पे रख दिया, हेड टू टेल रूल की मदद से। रिजल्टेंट आपके पास कैसे आएगा? VR की टेल से सीधा VL माइनस VC के हेड पे, और यही है टोटल सप्लाई वोल्टेज और उसकी RMS वैल्यू VRMS। और इस वक्त VRMS और करंट के दरमियान कोई फेज डिफरेंस भी आ गया और इसे हम नाम देंगे थीटा। अब आप गौर करें, VRMS IRMS के मुकाबले में आगे है, लीड कर रहा है। और ऐसा कब होता है? जब सर्किट में R और L हो, जो आपने RL सीरीज सर्किट में पिछले लेक्चर में पढ़ा था। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि
हाई फ्रीक्वेंसी के केस में कैपेसिटर एब्सेंट हो जाता है और आरएलसी सीरीज सर्किट आरएल सीरीज सर्किट के तौर पे बिहेव करता है। और आप गौर करें, ये जो फेजर डायग्राम है ये भी बिल्कुल सेम बनी है। किसकी? आरएल सीरीज सर्किट जैसी फेजर डायग्राम बन गई है। सो वी कैन से दैट VRMS right now is leading IRMS by theta, and this theta is between 0 and 90, 0 से ज्यादा और 90 से कम। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो फील्ड आपको नजर आ रही है, यहां से अगेन आप VRMS का फॉर्मूला बना सकते हैं, लेकिन ये जो VRMS का फॉर्मूला है ना, ये थोड़ा सा मिलता जुलता ही होगा उसके साथ, बहुत माइनर सा फर्क होगा। देखिए हाइपोटेनस आपके पास VRMS है, VRMS का फॉर्मूला आ गया। दूसरी तरफ आप डायरेक्टली लिख लें स्क्वायर रूट की फॉर्म में, जैसे मैंने लास्ट आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है। तो स्क्वायर रूट के अंदर बेस का स्क्वायर आ जाएगा, यानी VR का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, पहले तो परपेंडिकुलर था VC माइनस VL, अब परपेंडिकुलर क्या है VL माइनस VC, बस ये फर्क पड़ा है, VL पहले आ गया और VC बाद में आ गया। सो VL माइनस VC सारे का स्क्वायर रूट और ऊपर होल स्क्वायर, सॉरी नीचे स्क्वायर और ऊपर होल स्क्वायर रूट। सो फाइनल फॉर्मूला इज VRMS इज इक्वल टू होल स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट के अंदर VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का सारे का स्क्वायर। और अगेन जैसे आपने पहले VRMS से इंपीडेंस Z का फॉर्मूला बनाया, तो यहां भी Z का फॉर्मूला कैसा होगा आप मुझे बता सकते हैं, अगर आपने लेक्चर बहुत अच्छे से सुना है तो इंपीडेंस का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, इंपीडेंस Z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर VR की जगह क्या आ जाएगा R का स्क्वायर, और VL माइनस VC की जगह क्या आ जाएगा XL माइनस XC होल स्क्वायर और ऊपर सारे का स्क्वायर रूट। और अगेन आप इंपीडेंस डायग्राम भी बना सकते हैं। इंपीडेंस डायग्राम में मेरे पास क्या है, मेरी तरफ कैपिटल R यानी रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ XC और ऊपर की तरफ XL, और अगेन यहां पर XL की वैल्यू ज्यादा है तो XL का वेक्टर बड़ा बनेगा और XC का वेक्टर छोटा बनेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा XL माइनस XC, और वो वेक्टर डिफरेंट कलर में आपको नजर आ रहा है और वो ऊपर की तरफ है क्योंकि XL का वेक्टर बड़ा था। अब इसको उठाएं और R के हेड पे रख दें, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा R की टेल से सीधा XL माइनस XC के हेड तक, और इसी रिजल्टेंट को हम बोलते हैं इंपीडेंस। और इंपीडेंस और R के दरमियान जो फेज डिफरेंस थीटा एंगल आ रहा है, सेम यही थीटा आपने इससे पहले जो फेजर डायग्राम हमने वोल्टेज और करंट के लिए पढ़ी उसमें आया था। तो ये बन गई इंपीडेंस डायग्राम, और बात हमारी खत्म हो गई हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। हाई फ्रीक्वेंसी में हमने फाइनली क्या रिजल्ट निकाला कि एट हाई फ्रीक्वेंसी RLC सीरीज सर्किट बिहेव्स एज RL सीरीज सर्किट। इसको भी साइड पे कर लें। ऊपर आपको R, L और C का जो शुरू में मैंने कंपैरिजन किया था वो तो मुसलसल नजर आ रहा है, लेकिन अब हाई फ्रीक्वेंसी की जगह हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है? देखिए लो फ्रीक्वेंसी पे हमने कहा था कि XL की वैल्यू कम है और XC की वैल्यू ज्यादा है। हाई फ्रीक्वेंसी पे हमने कहा कि XL की वैल्यू ज्यादा है और XC की वैल्यू कम है। तो दरमियान में कोई इंटरमीडिएट कोई फ्रीक्वेंसी तो आएगी जब दोनों की वैल्यू बराबर होगी। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अगर मैं थर्ड इसका पार्ट लिखूं एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास आना चाहिए XL इज इक्वल टू XC। XL इज इक्वल टू XC। तो मुझे एक बात बताएं, जो आपको ऊपर VL और VC का फॉर्मूला नजर आ रहा है, उसमें क्या हम ये नहीं समझ पा रहे कि अगर XL और XC की वैल्यू बराबर है तो VL और VC की वैल्यू भी बराबर हो गई है? तो दूसरा पॉइंट हमारे पास यहां पर आ जाएगा VL इज इक्वल टू VC। अब अगेन एक और मुझे एक मजे की बात बताएं, जो हमने वो
रास्ता इमेजिन किया था जिसमें 3 गेट लगे हुए थे। पहले स्टेप में हमने लो फ्रीक्वेंसी में कहा कि इंडक्टर वाला जो गेट है वो फुल खुला हुआ है और कैपेसिटर वाला फुल बंद है। हाई फ्रीक्वेंसी में हमने कहा कैपेसिटर वाला गेट फुल खुला हुआ है और इंडक्टर वाला गेट फुल बंद है। दोनों केसेस में रास्ता बंद था। लेकिन अब क्या है, अब दोनों गेट थोड़े थोड़े खुले हुए हैं, कोई भी गेट फुल बंद नहीं है। तो आप इमेजिन करें अब क्या होगा, अब दोनों गेट थोड़े थोड़े खुले हुए हैं। तो क्या इंपीडेंस की वैल्यू पहले के मुकाबले में कम नहीं हो गई? क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा रास्ता तो है गेट्स में से। सो वी कैन से दैट एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंपीडेंस इज मिनिमम। इंपीडेंस की वैल्यू मिनिमम हो गई है। और ये इंपीडेंस की वैल्यू मिनिमम जो है ना, ये हम एक और मेथड से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखें, चाहे आप लो फ्रीक्वेंसी के लिए जी का फॉर्मूला लिखें, चाहे आप हाई फ्रीक्वेंसी के लिए जी का फॉर्मूला लिखें, कोई भी एक फॉर्मूला यहां पर लिख लेते हैं। चले, मैं यहां पर हाई फ्रीक्वेंसी में जो हमने अभी थोड़ी देर पहले जी का फॉर्मूला बनाया वो लिख लेता हूं। मेरे पास जी का फॉर्मूला आ गया, स्क्वायर रूट के अंदर आर का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर एक्स एल माइनस एक्स सी सारे का स्क्वायर। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे मैंने अभी आपको क्या बताया कि एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू तो बराबर है, तो वहां स्क्वायर के अंदर एक्सएल और एक्ससी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जब एक्सएल और एक्ससी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो उनकी जगह खत्म, जीरो आ जाएगा। और देखें इंपीडेंस क्या हो गई है, जी किसके इक्वल आ गया है, आर स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब इसका आर का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो आपके पास जी सिर्फ और सिर्फ किसके इक्वल आ गया, आर के। यानी इंडक्टर और कैपेसिटर ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया है और अब सर्किट में सिर्फ आर बच गया। यानी एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आरएलसी सीरीज सर्किट बिहेव्स एज रेजिस्टिव। रेजिस्टिव से क्या मुराद है कि सर्किट में इस वक्त सिर्फ रेजिस्टर जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है। यानी हम यहां ये भी लिख सकते हैं आरएलसी सीरीज सर्किट बिहेव्स एज रेजिस्टिव। ये मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा हूं। और थर्ड पॉइंट जो अभी जो इंपीडेंस के बारे में मैं आपको समझा रहा था, यहां इंपीडेंस क्या आएगी, मिनिमम। और अगर इंपीडेंस मिनिमम है तो रिजल्टेंट करंट कैसा होगा, मैक्सिमम। सो रिजल्टेंट करंट इज मैक्सिमम। फोर्थ पॉइंट पे हम ये भी लिख लेते हैं। ये बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाला। अब आप इमेजिन करें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी है जिस पे मैक्सिमम करंट इस सर्किट के अंदर से फ्लो कर रहा है और इंपीडेंस मिनिमम है। इसीलिए इस सर्किट को सीरीज रेजोनेंस सर्किट कहते हैं, क्योंकि सीरीज रेजोनेंस सर्किट का मतलब यह है कि इस सर्किट के अंदर इस वक्त रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वाले वक्त रेजोनेंस होना शुरू हो गई है। और रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन या मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो देखें सर्किट के अंदर इस वक्त मैक्सिमम करंट ही तो फ्लो कर रहा है। सो दिस इज मैक्सिमम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो ये था रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू। आप फेजर डायग्राम भी बना सकते हैं। जरा गौर करें फेजर डायग्राम कैसी बनेगी। देखें IRMS मेरी तरफ ही होगा, VR भी मेरी तरफ ही होगा, VC नीचे और VL ऊपर की तरफ। लेकिन अब गौर करें VL और VC ये दोनों फेजर वेक्टर एक जितनी लंबाई के बनेंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यू तो सेम है। तो जब ये एक जितनी लेंथ के हैं तो ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि आउट ऑफ फेज है, बिल्कुल 180 पे है। तो वोल्टेज में क्या बच गया, सिर्फ VR बच गया। इसका मतलब है इस वक्त जो टोटल सप्लाइड वोल्टेज है वो सारा का सारा रेजिस्टर के अक्रॉस हमें मिलेगा, जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ है, VR। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के केस में हम VRMS की वैल्यू, यहां एक अगला पॉइंट भी बना सकते हैं कि VRMS इज इक्वल टू VR। सारी की सारी वोल्टेज VR यानी रेजिस्टर के अक्रॉस मिल रही है। और आप इसको भी वोल्टेज के फॉर्मूला से प्रूव कर सकते हैं।
जो वोल्टेज का मैंने अभी थोड़ी देर पहले हाई फ्रीक्वेंसी के लिए आरएमएस का फॉर्मूला लिखवाया आपको, वी आरएमएस, वो यही था ना, स्क्वायर रूट के अंदर वी आर का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर वी एल माइनस वी सी सारे का स्क्वायर। तो अगर वी एल और वी सी की वैल्यू रेजोनेंस की कंडीशन पे सेम है तो वो कैंसिल कर देंगे। यहां अंदर स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच गया, वी आर का स्क्वायर, और उसका स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो आपके पास वी आर एम एस की सिर्फ एक वैल्यू बच गई, दैट इज वी आर। और यही तो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे सारी की सारी वोल्टेज रेजिस्टर के अक्रॉस अपीयर होती है। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए हमने एक छोटी सी डेरिवेशन भी करनी थी, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे डेरिवेशन भी पूछते हैं। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, आपने ये वाला जो लेक्चर है ना इस पूरे टॉपिक का, इसको सारा का सारा ऐसे ही समझना है, लेकिन टेक्स्ट बुक साथ जरूर रखनी है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में बड़ा छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, लेकिन समझ आपको इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद ही आएगी। और पेपर के लिए जो आपने लिखना है वो वही लिखना है जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है थोड़ा सा। तो चले अब मैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन करवा देता हूं आपको। डेरिवेशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इधर सबसे पहले रेजोनेंस की कंडीशन लिख लें। रेजोनेंस की कंडीशन क्या थी, एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी। हमने लिख लिया। एक्सएल की वैल्यू हम जानते हैं ये होता है ओमेगा इंटू एल, या 2 पाई एफ एल भी लिख सकते हैं। आप 2 पाई एफ एल लिख दें और एक्स सी की जगह 1 ओवर 2 पाई एफ सी। एफ को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, एफ का स्क्वायर बन जाएगा, और राइट हैंड साइड पे 1 ओवर 2 पाई का स्क्वायर अलग कर दे और एल सी को अलग लिख दे, दोनों नीचे लिख दिए। और फ्रीक्वेंसी के साथ नीचे छोटा सा आर भी लिख दें, क्योंकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है ना, तो इसको हम एफ आर से जाहिर करते हैं। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, एफ आर का स्क्वायर खत्म हो गया, इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ एफ आर बच गया, और राइट हैंड साइड पे 1 ओवर 2 पाई का जो स्क्वायर था वो खत्म हो गया स्क्वायर रूट की वजह से, और एल सी के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। सो राइट हैंड साइड पे 1 ओवर 2 पाई इंटू स्क्वायर रूट एल सी। ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। रेजोनेंस की कंडीशन पे एक दो पॉइंट्स और भी हैं, वो भी मैं आपको अभी बता देता हूं। इसके बाद सिर्फ हमारा एक ही काम रह जाएगा, दैट इज द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट। और ये सारी प्रॉपर्टीज सिर्फ यहां हमें समराइज करनी पड़ेंगी, बातें तो सारी मैं आपको बता चुका हूं। अभी मैंने आपको बताया कि सीरीज ये जो रेजोनेंस की कंडीशन है, इसमें आरएलसी सीरीज सर्किट जो है ये रेजिस्टिव हो जाता है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही बिहेव करता है कि सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर लगा हुआ है। तो क्या प्योर आर वाला जो आपने सर्किट पढ़ा था एसी थ्रू रेजिस्टर, उसकी सारी बातें पूरी होना शुरू नहीं हो जाएंगी? जी, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की पहली प्रॉपर्टी है वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। तो वी आरएमएस और आई आरएमएस जो टोटल वोल्टेज और टोटल करंट है ये इन फेज हो जाएंगे। इनका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 0। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? रेजोनेंस की कंडीशन की बात कर रहा हूं, जो मैंने पहले ही आपको 5-6 पॉइंट्स लिखवाए हैं, उन्हीं के नीचे ये पॉइंट्स लिख लें। और पावर फैक्टर मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता के आया था कि फेज डिफरेंस जो होता है ना उसका कॉज ले लें तो इसे बोलते हैं पावर फैक्टर। तो अगर फेज डिफरेंस 0 है तो पावर फैक्टर यानी कॉज ऑफ 0 वो क्या हो जाएगा? 1, और ये मैक्सिमम वैल्यू होती है। सो पावर फैक्टर वुड बी मैक्सिमम। ये रेजोनेंस की कंडीशन की बात हो रही है इस सर्किट की। एंड पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला होता है वी आरएमएस आई आरएमएस इंटू कॉस ऑफ थीटा। जब आप कॉस थीटा की जगह 1 पुट करेंगे तो हम कह सकते हैं पावर डिसिपेशन इज अगेन मैक्सिमम, दैट इज वी आरएमएस आई आरएमएस। तो ये था सारा का सारा सीरीज रेजोनेंस सर्किट और उसकी एक्सप्लेनेशन। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को स्टेप बाय स्टेप पॉइंट आउट कर लेते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज रेजोनेंस सर्किट। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है उसकी जगह पे तो आप रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ही लिख दें, दैट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज FR इज इक्वल टू 1/2 पाई LC स्क्वायर रूट, जो अभी मैं डेराइव करके आया हूं आपके लिए। दूसरे पॉइंट पे आप लिख सकते हैं कि एट रेजोनेंस RLC सीरीज सर्किट बिहेव्स रेजिस्टिव, ये भी मैं पहले बता चुका हूं आपको। तीसरे नंबर पे आप ये भी लिख सकते हैं कि एट रेजोनेंस इंपीडेंस ऑफ द सर्किट इज मिनिमम, ये भी हम बता चुके हैं। चौथे पॉइंट पे आप ये भी लिख सकते हैं कि एट रेजोनेंस फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 0 एंड पावर फैक्टर इज मैक्सिमम, यानी 1। पांचवी और आखिरी प्रॉपर्टी और थोड़ी सी समझने वाली प्रॉपर्टी है ये। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रेजोनेंस की कंडीशन पे सारा का सारा वोल्टेज कहां मिल रहा है? रेजिस्टर के अक्रॉस मिल रहा है। तो इस वक्त VL और VC के पास जो वोल्टेज है ये कहां से आया है? इनके अक्रॉस भी कोई ना कोई तो वोल्टेज है जो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ये है टाइम का डिफरेंस, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज आगे निकल जाता है और कैपेसिटर के केस में वोल्टेज पीछे रह जाता है। तो कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में इस वक्त रेजोनेंस की कंडीशन पे इनके पास जो इक्वल और ऑपोजिट वोल्टेज है, जिसे हम VC और VL का नाम दे रहे थे, ये असल में टाइम डिफरेंस वाला वोल्टेज है। कुछ देर पहले आया था या कुछ देर आगे निकल गया या कुछ देर पीछे रह गया। इसकी वजह से इनके अक्रॉस कोई ना कोई वोल्टेज है, लेकिन इस वक्त जो हम टोटल सप्लाइड वोल्टेज दे रहे हैं ना, ये उसमें से नहीं है। राइट नाउ इस वक्त जो वोल्टेज हम दे रहे हैं वो सारा का सारा रेजिस्टर के अक्रॉस जा रहा है। इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस इस वक्त जो इक्वल और ऑपोजिट वोल्टेज हम जो इस वक्त इक्वल और ऑपोजिट वोल्टेज मिल रहा है, ये कोई पुराना वोल्टेज है, कोई पहले की एनर्जी है जो इनके अंदर स्टोर हुई थी। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस की कंडीशन पे इन दोनों वोल्टेजेस ने तो नो डाउट एक दूसरे को कैंसिल ही करना है, लेकिन इस वक्त इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है ये सप्लाइड वोल्टेज से ज्यादा भी हो सकती है। और आप सोच रहे होंगे कि सप्लाइड वोल्टेज से ज्यादा कैसे हो सकती है? देखें, अभी मैं आपको बता के आया हूं कि इस वक्त जो सप्लाइड वोल्टेज है वो तो सारी रेजिस्टर के अक्रॉस जा रही है, और इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज इस वक्त एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, ये कोई पुरानी वोल्टेज है। क्योंकि फेज लीड और फेज लैग का कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता के आया हूं। सो वी कैन से दैट VL voltage drop across inductor, VC voltage drop across capacitor. At resonance, these two voltages may be much larger than the supplied voltage. और मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट वही है कि चूंकि इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज लीड करती है, कैपेसिटर के अक्रॉस लैग करती है, तो हो सकता है इस वक्त सप्लाइड वोल्टेज 0 पे हो, लेकिन इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज 0 से ऊपर या 0 से नीचे हो। तो 0 से ऊपर वाली वैल्यू भी मैग्नीट्यूड के लिहाज से ज्यादा और नीचे वाली वैल्यू भी मैग्नीट्यूड के लिहाज से ज्यादा है। तो ये था जनाब RLC सीरीज सर्किट। मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया। अपना ख्याल